सो हेलो स्टूडेंट्स, हम लेकर आए हैं मैथमेटिक्स सेट 2 का सेक्शन ए एंड सेक्शन बी का प्रॉब्लम सॉल्यूशन यानी मॉडल पेपर का आपका हम करने वाले सॉल्यूशन। तो जल्दी से जो लोग हैं जुड़ जाए आ सकते हैं, वीडियो को देख लो ताकि जिनका प्रिपरेशन नहीं है वो यहाँ पर आकर सारे सॉल्यूशन को वो भी डिटेल सॉल्यूशन आपको यहाँ पर बताते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा ये मॉडल सेट नंबर हमारा 2 होगा, क्लास 2 है, क्लास 12 हमारा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। टाइम आपका इस बार जो टर्म 2 के लिए मिलने वाला है ना, वो आपका कितना है, वो 1.5 घंटे का है। फुल मार्क्स आपके 40 मार्क्स के होंगे। अभी हम जो करने वाले हैं, आज हम करने वाले हैं सेक्शन ए पार्ट और सेक्शन बी पार्ट। ठीक है, सेक्शन ए में आपको 7 में से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और सेक्शन बी में भी आपको 7 में से क्वेश्चन 5 अटेम्प्ट करना है, यानी इसमें से 5 क्वेश्चन करना है, सेक्शन बी में भी 5 करना है। टोटल मेरा जो क्वेश्चन है सेक्शन ए और सेक्शन बी में वो 7-7 पार्ट है, यानी 7 में से 5 और 7 में से 5। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रेशन। ठीक है, आपको क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्या करेंगे, देखो सिंपल यह नंबर दिख रहा है कि एक अंडर रूट एक्स माइनस 1/√रूट रूट एक्स का स्क्वायर है। तो स्क्वायर को क्या करते हैं, आप ओपन कर लेते हैं। ओपन करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक्स प्लस ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये भी होगा एक्स माइनस 2ab। ए की वैल्यू है यहाँ हो जाएगा रूट एक्स और बी हो जाएगा 1/√x। ठीक है, ये हो जाएगा dx। यहाँ क्या करते हैं, हमारा रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा, आपका टर्म हो जाएगा x प्लस 1/x माइनस 2। इसको आपको इंटीग्रेट करना है ds के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो इसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो टर्म क्या बनेगा, x dx का हो जाएगा x²/2, 1/x का होता है log x। ठीक, और 2 माइनस 2 का हो जाएगा माइनस 2x और सम इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो ये आपका क्वेश्चन 1 का आंसर। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। कह रहा है यहाँ एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, यानी एक अवकलन समीकरण गिवन है। कह रहा है कि फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री, है ना, इसका हमें कोटि और घात ज्ञात करना है ना, कोटि। तो कोटि क्या होता है ना, तो देखो सबसे पहले कि सबसे ज्यादा पावर किसकी, यानी dn/dx x² ना, ऐसा टर्म देखो n, और देखो n मैक्सिमम किसका है ना, n मैक्सिमम वैल्यू किसकी है, वही हमारा ऑर्डर होता है। यानी n को ही हम कहते हैं ऑर्डर, और वो मैक्सिमम सबसे बड़ा नंबर होना चाहिए ना, सबसे बड़ा नंबर होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर कौन कौन सा है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका n की वैल्यू मैक्सिमम यहाँ पर, यानी ऑर्डर इक्वल टू n इक्वल टू 2 हो जाएगा। यानी ऑर्डर पूछा जाए इसका कितना है, तो ऑर्डर इसका 2 है। अब बात करते हैं कि इसका आपसे पूछा गया घात, यानी आपको इसका डिग्री बताना है ना, कितनी डिग्री का है। तो डिग्री बोलते हैं कि देखो ये जो फर्स्ट टर्म था, है ना, इसका पावर कितना था, 2 था, यानी इसका ऑर्डर 2 था। अब इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, मैक्सिमम पावर कितनी, 3 है। तो इसकी डिग्री कितनी होगी, इसकी डिग्री हो जाएगी 3। ठीक है, तो जिसका ऑर्डर होगा उसी की डिग्री हम लिखते हैं ना। तो पहले ऑर्डर निकाल लो किसका होगा, यानी किसका ऑर्डर होगा, जो सेकंड ऑर्डर का है। फिर उसके बाद उसकी क्या देख लो, उसका देख लो, उसका पावर कितना दिया है ना, टोटल पावर कितना, यानी होल पावर कितना है, 3 है, 2 है। तो यहाँ पर 3 था, तो हम बोलेंगे डिग्री इसकी हो जाएगी 3। क्वेश्चन गिवन है कि हमें एक वेक्टर दिया है, कह रहा है कि इसके एक फाइंड द यूनिट वेक्टर हमें फाइंड करना है ना। क्या करना है, हमें एक इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है इन द डायरेक्शन ऑफ i प्लस जे माइनस के। ठीक है, तो लेट सपोज हम कर लेते हैं कि जो वेक्टर दिया है वो वेक्टर ए है, इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं i प्लस जे माइनस के। ठीक है, तो हमें पूछा यूनिट वेक्टर अलोंग ए, है ना। तो यूनिट वेक्टर ऑफ ए, यानी ए का यूनिट वेक्टर क्या होगा, तो इसके अलावा जो यूनिट वेक्टर होगा उसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारा, वेक्टर ए लिख लो डिवाइड बाय इसी वेक्टर का लिख लो मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो वेक्टर ए लिख लेंगे, हमारा हो जाएगा आई प्लस जे माइनस के। ठीक है, इसके अलावा जो यूनिट वेक्टर है इसका फॉर्मूला लिखोगे तो ये हो जाएगा आई का कोएफिशिएंट कितना है 1, जे का कोएफिशिएंट कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस के का कोएफिशिएंट कितना है -1, इसको लिखेंगे -1 का स्क्वायर। यानी यहाँ सॉल्व करना, तो ये वैल्यू हो जाएगी आई, नीचे वैल्यू पूरी आ जाएगी √3, है ना। तो ये हो जाएगा i/√3 प्लस ये हो जाएगा हमारा j/√3। ठीक, और लास्ट टर्म हो जाएगा माइनस k/√3। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा है हमसे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। बताया कि बताओ लैम्डा की वैल्यू क्या होगी अगर ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर।
तो पता होना चाहिए कि जब दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, उनका डॉट प्रोडक्ट होता है 0। ठीक है, अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो अगर परपेंडिकुलर एक दूसरे के हैं तो क्या होता है, सिंपल a डॉट बी की वैल्यू हो जाती है 0। तो यहाँ से लिखते हैं वेक्टर a क्या है, तो यहाँ पर वेक्टर a था 3i, वेक्टर b था वेक्टर j, और ये हो जाएगा 2k। डॉट प्रोडक्ट लेते हैं हम किसके साथ, वेक्टर b के साथ, वेक्टर b हमारा i प्लस लेमडा j माइनस 3k इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, यहाँ पर i के कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो i का कोएफिशिएंट देखो यहाँ 3 है और दूसरे वाले में b का कोएफिशिएंट i का कितना था, 1 है, तो हो जाएगा 3। फिर ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई करना, तो ये हो जाएगा लैम्डा और -2 और -3 हो जाएगा +6 यानी इक्वल टू 0। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी -9, यानी लैम्डा की वैल्यू -9 होगी, तभी ये दो वेक्टर क्या होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। कह रहा है ए लाइन मेक इक्वल एंगल्स विद द एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, तो कह रहा है एक लाइन है जो है ना, एक लाइन है जो कि एक्स वाई और जेड एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बनाता है ना, तीनों के साथ वो इक्वल एंगल बना रहा है। तो पूछा है बताओ उसका डायरेक्शन कोसाइन आप फाइंड करो ना, कि उसका डायरेक्शन कोसाइन क्या होना चाहिए। ठीक है, तो अगर इक्वल एंगल बना रहा है तो ये हो गया हमारा डायरेक्शन कोसाइन एल। तो ये इक्वल एंगल बना रहा है तो ये भी cos थीटा बनाएगा। वाई एक्सिस के साथ जो डायरेक्शन कोसाइन है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो हमारा डायरेक्शन कोसाइन है वो एम है ना, और ये भी क्या बना रहा है, इक्वल एंगल बना रहा है, ये भी cos थीटा बना रहा है। और जेड एक्सिस के अलॉन्ग जो डायरेक्शन कोसाइन है वो भी क्या बना रहा है, उसका भी एंगल एन, वो भी एन है और उसका भी एंगल थीटा बना रहा है, दोनों सेम बना रहा है, सभी इक्वल बना रहा है। और मैं क्या पता है कि डायरेक्शन कोसाइन है ना, किसी भी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन लोगे तो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू हमेशा 1 होती है। यहाँ क्या करता है, यहाँ पर वैल्यू को सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, एम की वैल्यू भी हो जाएगी cos स्क्वायर थीटा प्लस एन की वैल्यू हो जाएगी cos स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 होगी। यहाँ से आ जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यानी cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू होगी 1/3, या फिर लिख सकते हो कि cos थीटा की वैल्यू होगी 1/√3, यानी cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, cos थीटा की वैल्यू आ गई है, अच्छा √3 नहीं होगा, इसको लिखना आप ये +-√3 होगा, है ना। इसको लिखना अच्छे से कि यहाँ पर जो टर्म होगा ये पूरा +-√3 होगा, है ना, क्योंकि हम स्क्वायर रूट कर रहे हैं, तो स्क्वायर रूट करने पर प्लस और माइनस दोनों का टर्म आता है। ठीक है, तो हमसे पूछा था डायरेक्शन कोसाइन, तो डायरेक्शन कोसाइन कितना आ गया, cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 1/√3, तो क्या हो जाएगा, यानी l की वैल्यू m की वैल्यू n, ये सभी की वैल्यू इक्वल थी और ये cos थीटा के इक्वल था, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/+-1/√3। ठीक है, तो हमसे पूछता है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस, है ना, तो यही हो जाएगा हमारा, हमसे यही पूछा था ना कि ये हमें डायरेक्शन कोसाइन पूछा था फाइंड आउट करने, तो डायरेक्शन कोसाइन कितना हो जाएगा, तो डायरेक्शन कोसाइन आप लिख लोगे एल कोमा एन की वैल्यू हो जाएगी +-1/√3, ठीक है, कॉमा +-1/√3, ठीक है, कॉमा +-1/√3, है ना, तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, यानी डायरेक्शन कोसाइन, नहीं डायरेक्शन कोसाइन आर एल एम एन, और इसकी वैल्यू हो जाएगी ये तीनों वैल्यू। अब बात करते हैं राइट डाउन द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। ठीक है, तो याद रखना ना, कभी भी आपसे डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या जेड एक्सिस का पूछा जाए, देखो प्रूफ बहुत बड़ा है लेकिन आपसे 1 मार्क्स में पूछा गया है ना, 1 मार्क्स या आपसे 2 मार्क्स में पूछा जाए तो इस क्वेश्चन को ज्यादा लंबा नहीं खींचते नहीं है। तो आपको याद रखना चाहिए कि डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस कभी भी लिखना होगा। ठीक है, तो इसका क्या होता है, इसका डायरेक्शन कोसाइन होता है हमारा 1 0 0। ठीक है, वाई एक्सिस का भी कभी पूछा जाए, है ना, तो वाई एक्सिस में जब लिखना पड़ेगा तो क्या करेंगे, ये 0 होगा, मिडिल टर्म 1 आएगा और ये टर्म 0 होगा। अगर आपसे जेड एक्सिस का पूछा जाए, है ना, जेड एक्सिस का पूछा जाए अगर आप डायरेक्शनल कोसाइन, तो इसका लिखेंगे 0 0 1। ठीक है, इसका फुल प्रूफ भी होता है लेकिन प्रूफ थोड़ा सा आपका बड़ा हो जाएगा, और 1 मार्क्स में आपको इतना नहीं पूछना चाहिए, इतना नहीं लिखना आपको एग्जाम में ना, तो ये वैल्यू हमेशा याद करके आपको जाना है एग्जाम में। आते क्वेश्चन नंबर 7 में, कह रहा है हमें कुछ वैल्यू गिवन है ना, पी हमें फाइंड करना है, पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू फाइंड करो। अगर हमें गिवन है 2PA इक्वल टू पी बी इक्वल टू 5/13 और पी ए बाई बी की वैल्यू 2/5 हमें गिवन है। तो देखो पी हमें फाइंड, पी ए बाई बी को आप क्या लिखते हो,
पी ए बाई बी होता है पी ए इंटरसेक्शन बी गिवन दैट पी बी। ठीक है, अब देखो हमें क्या क्या गिवन है, हमें पूछा गया है पी ए इंटरसेक्शन बी। अब पी ए बाई बी की वैल्यू गिवन है 2/5 गिवन है। ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है पी ए इंटरसेक्शन बी और पी बी के लिए कितनी गिवन, देखो पी बी की वैल्यू गिवन है यहाँ पर 5/13, तो इसको लिखोगे 5/13। ठीक है, 5 से 5 कैंसिल जाएगा और ये हो जाएगा 2 = 13 इंटू पी ए इंटरसेक्शन बी। तो दिस इम्प्लाइज यहाँ से जो हमारा पी ए इंटरसेक्शन बी आएगा, है ना, ये पी ए इंटरसेक्शन बी आएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2/13। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेक्शन ए, हमारा हो जाता है यहाँ से कंप्लीट। अब बात करते हैं हम सेक्शन बी में आते हैं। सेक्शन बी में आपको कोई 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 8 में से 7 में से 7 में से हम सातों सॉल्व करेंगे, उसमें से आपको कोई भी 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो ट्राई करना क्वेश्चन सिंपल हो। जैसे अगर इस टाइप का इंटीग्रेशन आ गया ना, तो ये इंटीग्रेशन सिंपल नहीं है ना, ये 3 मार्क्स लाइक क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा टाइम लगेगा करने में। ठीक है, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया तो इस क्वेश्चन को हो सकता है आपको 5 मिनट भी लग सकता है क्वेश्चन को करने में, है ना। सोचो करना कैसे है इसको, देखो इसका मैं पूरा मैं सिर्फ इसका सोल्यूशन को समझा दूंगा ना, होता क्या है। देखो इसका सोल्यूशन मैंने पूरा रिटर्न किया है। देखो हमें एक टर्म गिवन है यहाँ पर ना 1/cos x माइनस ए, देखते जाओ 1/cos x माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी। इसमें क्या करते हैं हम कि साइन ए बाई बी से डिवाइड किया है और साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करते हैं। ये स्टैंडर्ड मेथड है, यही मेथड से सॉल्व कर सकते हैं और कोई मेथड नहीं है। तो इस स्टेप को याद रखना कि जब भी नीचे कुछ इस टाइप का टर्म आता है तो हम क्या करते हैं, साइन की जगह हम क्या करते हैं, नीचे कॉस था तो हम साइन से ऊपर किया, ए बाई बी से हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। ठीक है, ए और बी से क्योंकि क्या, क्योंकि यहाँ पर ए और यहाँ पर बी लिखा होता है इसलिए। ठीक है, अब क्या करते हैं इसके बाद, समझो ना अगला स्टेप में हमने क्या किया है। देखो इसके बाद हम इस स्टेप को ना, इस स्टेप पर हमने ये स्टेप हम कैसे कर रहे हैं, यहाँ पर लिखो कि क्या हम साइन ए माइनस बी को ऐसा ऐसा तो लिख सकते थे, है ना, साइन। ठीक है, नीचे क्या है एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसको इसको लिखते हैं साइन, है ना, एक्स माइनस ए। ठीक है, इसको क्या लिखना है हमने, साइन एक्स माइनस ए, यहाँ समझ लो। इसको हम ऐसा लिखा है ना, इसको हम ऐसा भी सकते हैं कि एक्स माइनस बी लिख लो, है ना। अब हमने यहाँ पर बी के एक्स क्या किया है, एक्स हमने यहाँ पर ऐड किया है, तो हमें एक्स यहाँ पर सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। ठीक, अब इस चीज को हम और क्या लिख सकते थे, साइन एक्स माइनस बी। ठीक है, माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा एक्स माइनस ए। ठीक है, ये टर्म हमारा बन जाएगा इस टाइप से। अब इसी टर्म को हमने यहाँ पर लिख लिया है ना, साइन एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये हमारा एक फॉर्मूला बन जाता है, कौन सा, ये हमारा ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला बन गया हमारा, साइन ए माइनस बी। ठीक है, तो साइन ए माइनस बी क्या होता है, तो साइन ए माइनस बी होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, है ना। ये क्या किया, इसको हमने इस फॉर्म में रखा है जहाँ पर ए की वैल्यू एक्स माइनस बी है और बी की वैल्यू एक्स माइनस ए है। तो हो जाएगा साइन ए कॉस बी, माइनस हो जाएगा बीच में, फिर होगा कॉस ए साइन बी। अब इसको क्या करते हैं कि बीच में हमारा यहाँ पर एक टर्म आ गया है माइनस का टर्म, है ना, कहाँ पर देखो यहाँ पर एक टर्म है हमारा माइनस का। अब क्या करते हैं, यहाँ से दो टर्म को हम ब्रेक कर लेते हैं अलग अलग। ठीक है, तो यहाँ से जब इस टर्म का ब्रेक करोगे ना, इस टर्म का जब ब्रेक करोगे तो क्या आ जाएगा, इसमें से एक टर्म कैंसिल आउट होगा ना। सुनो कौन कौन सा टर्म यहाँ पर कैंसिल आउट होगा, जब यहाँ ब्रेक करोगे तो पहले ही एक कॉस का टर्म कैंसिल होगा। ठीक है, तो क्या बच जाएगा, साइन एक्स माइनस बी और नीचे बच जाएगा कॉस एक्स माइनस बी, और ये बन जाएगा पूरा का पूरा टर्म टेन एक्स माइनस बी। बीच में आएगा माइनस साइन। अब क्या करेंगे ना, ये समझ आ गया। अब क्या करते हैं इसके बाद, अब क्या करते हैं, जब सेकेंड टर्म को हम सेपरेट करेंगे, जो कॉस एक्स माइनस बी कैंसिल होगा, ऊपर हो जाएगा साइन एक्स माइनस ए और नीचे रहेगा कॉस एक्स माइनस ए। तो साइन बाई कॉस क्या होता है, टेन, तो ये बन जाएगा टेन एक्स माइनस बी माइनस टेन एक्स माइनस ए, और साइन और 1/sin ए माइनस बी हमको हम ऐसा लिखते चले आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ बात समझ आ गई। अब क्या करना है, यानी इस पूरे टर्म को जिस टर्म में हमें इंटीग्रेशन करने के लिए कहा गया था, उसके जगह चाहे तो हम ये टर्म लिख सकते हैं ना, इतना तक हम लिख सकते हैं। तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्टेप है ये थोड़ा। अब क्या करते हैं इसके बाद, है ना, अब क्या करते हैं कि इस चीज को हम
यानी क्या किया, हमें इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना था। तो इंटीग्रेशन करना था तो हमने क्या किया, साइन ए माइनस बी तो कांस्टेंट है, 1/sin a माइनस बी, इसको हमने बाहर रख लिया। और अब इंटीग्रेशन में क्या करना है, tan ना x माइनस ए एक्स माइनस बी माइनस tan x माइनस ए। अब ये ना एक लॉजिकल एक बड़ा इंटीग्रेशन का हमें सॉल्व करना, ये इंटीग्रेशन आपने पढ़ा होगा कि tan x माइनस बी की वैल्यू क्या होती है ना। इसको याद रखना कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, अगर या फिर ऐसे याद कर लो, चलो अगर इसकी वैल्यू कितनी होती है तो इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे df के टर्म में, है ना, तो ये टर्म क्या बन जाती है, बनता है हमारा माइनस लॉग cos x माइनस बी, है ना। इसका इंटीग्रेट करने पर ये आता है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, वहां पर रख के आप चाहे तो सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, tan x माइनस बी को आप डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करोगे df के रिस्पेक्ट में, तो इंटीग्रेट करने पर क्या आएगा, माइनस लॉग cos x माइनस बी, बीच में साइन माइनस था, और tan x माइनस ए को आप dx के रिस्पेक्ट में अगर इंटीग्रेट करोगे तो बन जाता माइनस लॉग cos x माइनस ए। तो माइनस साइन एक पहले से था और एक साइन यहाँ से भी आने वाला है, तो बन जाएगा, ये बीच का टर्म बन जाएगा हमारा प्लस। अब क्या करते हैं, इसमें लॉग लिख लेते हैं ना। अब लॉग देखो, ये प्लस है, प्लस के साथ कौन है, cos x माइनस ए, तो ये ऊपर रहेगा, और ये माइनस क्या होता है ना, हमने पढ़ा है कि लॉग, है ना, लॉग ए माइनस लॉग बी को हम लिखते क्या है, इसको हम लिखते हैं लॉग ए बाई बी, यानी जो अगर टर्म माइनस में होता है वो नीचे जाता है हमारा डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पर माइनस का टर्म कौन था, लॉग ए कॉस एक्स माइनस बी का टर्म क्या था, ये हमारा था माइनस साइन में, तो ये आ जाएगा हमारा डिनोमिनेटर में, बन जाएगा नीचे कॉस एक्स माइनस बी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप चाहो तो अगर प्रैक्टिस नहीं किए हो तो एग्जाम में स्किप कर सकते हो इस टाइप के क्वेश्चन को। तो वहाँ पर आपको माइंड से खेलना है ना, कि अगर आपने इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस किया है, वही उसी टाइप का क्वेश्चन आता है तो करो, नहीं आता है तो आपका पास ऑप्शन है इस क्वेश्चन को मत करना ना, दूसरा कोई और क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना। अब आते हैं ऐसा ही हमारा एक और प्रॉब्लम है, इसमें पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ e टू द पावर x इंटू एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स माइनस वन का होल क्यूब dx। देखो इस टाइप का प्रॉब्लम आता है तो ये एक बड़ा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, जिसका हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए कि e टू द पावर x, है ना, fx प्लस f डैश x, यानी इस टर्म को अगर आप जब इंटीग्रेट करोगे dx के रिस्पेक्ट में, तो ये पूरा टर्म क्या होता है, ये टू पूरा टर्म जाता है e टू द पावर f x इंटू एफ एक्स, है ना। इस चीज को आप तो पूरा ऐसा लिख सकते हो। अभी आपको ढूंढना पड़ेगा कि ये इसी इसी टाइप का एक फॉर्म है। अब ढूंढोगे कैसे, तो देखो ऐसे, मैंने क्या किया, यहाँ पर ऊपर एक्स माइनस थ्री था, इसको हमने क्या किया, इसको हमने ब्रेक कर लिया। कैसे ब्रेक कर लिया, इसको हमने ब्रेक कर लिया एक्स माइनस वन माइनस टू, है ना, माइनस थ्री को हमने क्या लिखा, माइनस वन इंटू माइनस टू, ठीक है, ऐसे कर लिया। अब क्या करते हैं, बीच का जो माइनस का टर्म दिख रहा है ना, यहाँ जो मैंने रेड कलर से बना रहा हूँ, यहाँ से क्या करते हैं, हम सब टर्म को सेपरेट कर लेते हैं। तो ऊपर बन जाएगा हमारा x माइनस वन था, नीचे x माइनस वन का क्यूब था, एक टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, तो नीचे बन जाएगा वन अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, बीच का साइन आ गया माइनस, और ये बन जाएगा टू अपॉन एक्स माइनस वन का होल क्यूब। ठीक है, देखना थोड़ा अच्छे से, ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर कंपेयर करो कि अगर एफ एक्स की वैल्यू, है ना, अगर एफ एक्स की वैल्यू वन अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर होता, तो एफ डैश एक्स करना, तो ये आ जाएगा माइनस टू अपॉन एक्स माइनस वन का होल क्यूब। ठीक है, यानी और हम ये जानते हैं ना, अभी मैंने ऊपर जो फॉर्मूला लिखा है, फॉर्मूला यही मैंने यही लिखा है ना, यही फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ कि e टू द पावर x इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x एफ एक्स, ठीक है, प्लस इसी एफ एक्स का फर्स्ट डेरिवेटिव रहा और ऐड में रहा और dx लिखा रहा, तो इसको इंटीग्रेट करने पर वैल्यू क्या आती है, डायरेक्ट e टू द पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी। ठीक है, क्या आती है, इसको सॉल्व करने पर पूरी वैल्यू इसके इक्वल आती है। तो यहाँ पर देखो हमारा एफ एक्स कौन है, एफ एक्स हमारा वन अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। तो इस पूरे का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इस पूरे का इंटीग्रेशन आप चाह भी सकते हो e टू द पावर x था ही, और यहाँ पर हमारा एफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ एक्स हो गया वन अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, तो इसको लिख लेंगे वन अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये थोड़ा प्रॉब्लम है जिसको मैं आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, यानी एक्सपोनेंशियल का जब भी आता है तो एक्सपोनेंशियल वाले टर्म को आपको थोड़ा सा सॉल्व करने की प्रैक्टिस होनी चाहिए ना, कि कैसे करोगे इस टाइप के प्रॉब्लम को। उसमें भी कब, जब आपका न्यूमरेटर में भी कोई अलजेब्रिक फंक्शन हो और डिनोमिनेटर में भी एक नीचे अलजेब्रिक फंक्शन हो, तो इसको सॉल्व करने का तरीका यही होता है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, कह रहा है इवेल्यूएट द वैल्यू, है ना, इसकी
वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो हमें दिख रहा है कि ऊपर एक्स स्क्वायर है, अगर हम लेट है ना, अगर हम क्या करते हैं, अगर हम एक्स स्क्वायर को टी लिख लें तो 2x इंटू डी एक्स की वैल्यू डी टी हो जाएगी। ठीक है, दिस इम्प्लाइज कि x dx को आप चाहे तो dt बाई 2 भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर जो इंटीग्रेशन का टर्म है पूरा का पूरा कौन सा था हमारा, हमें सॉल्व करना था 0 से 1 x इंटू ई टू दावर एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इस पे क्या किया हमने, अब देखो लिमिट चेंज करते हैं ना, जब अगर x की वैल्यू 0 है तो t की वैल्यू भी 0, और x की वैल्यू जब आप 1 लोगे तो t की वैल्यू भी क्या आएगी, 1 ही आएगी। क्योंकि हम यहाँ वेरिएबल को चेंज कर रहे हैं, हम एक टी एक्स स्क्वायर को हमने टी एज्यूम कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पर इसकी लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी, लेकिन लिमिट क्या है, बाय डिफॉल्ट सेम आ जा रहा है। अब हमने क्या लिखा है, ई टू द पावर एक्स स्क्वायर को हम सकते हैं, यानी ई एक्स स्क्वायर को हमने लिख लिया टी, और एक्स डी एक्स क्या बन जाएगा, ये एक्स डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी डी टी बाई 2। ठीक है, यानी यहाँ से टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 कॉमन ले लो, 0 से टी आप 1 आपको इंटीग्रेट करना है, और ई टू द पावर टी इंटू डी टी। अब इसको इंटीग्रेट करना बहुत सिंपल है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेम टर्म होता है, यानी ई टू द पावर टी ही होगी, लिमिट 0 से 1। सॉल्व करके तो हो जाएगा 1/2 ई टू द पावर, पहले 1 होगी, टी की वैल्यू 1 हो गया तो ये हो जाएगा ई पावर 1 माइनस ई टू द पावर 0। ठीक है, और ये वैल्यू किसके इक्वल होती है, तो ये होता है 1/2 ई टू द पावर 1 को आप ई लिखोगे, और ई टू द पावर 0 क्या बन जाएगा हमारा 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, यानी इंटीग्रेशन को सॉल्व करने पर जो टर्म आएगा वो हमारा ये हो जाएगा। तो ये सा थोड़ा सा रिलेटिवली सिंपल क्वेश्चन था, तो आप चाहे तो क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन ढूंढो जिसको सॉल्व करने में आपको ज़्यादा टाइम ना लगे, क्योंकि मैथ में आपको टाइम बहुत ज़्यादा लगता है एग्जाम में सॉल्व करने में। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है ना, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो। तो ये आपको क्वेश्चन 11 तो बड़ा फेमस क्वेश्चन है, और ये चीज़ें आपको हर जगह दिखाई देती है। इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं, हमें पता है कि अगर 0 से a रहा, ठीक है, और कोई फंक्शन एफ एक्स है, डी एक्स है, तो इसकी वैल्यू इस किसके इक्वल होती है, 0 से a इंटू एफ ए माइनस एक्स डी एक्स के इक्वल होती है। तो क्या करते हैं, इसको हमने आई मान लिया। ठीक है, अब इसी आई को हमने क्या कर लेते हैं, अब एक्स की जगह हम क्या पुट कर लेंगे, जहाँ एक्स लिखा है उसको, यहाँ पर ए कितना है, ए देखो π/2 है, कंपेयर करोगे तो अब क्या लिख सकते हैं, एफ इंटू ए माइनस एक्स, मतलब ए की जगह π/2 माइनस एक्स पुट करते हैं, है ना, जहाँ पर एक्स है वहाँ पर क्या पुट करेंगे हम, वहाँ पुट कर लेंगे π/2 माइनस एक्स। तो इसको लिख सकते हैं साइन π/2 माइनस एक्स। ठीक है, इसका होल पावर कितना है, इसका होल पावर है 2022, है ना, तो इससे डरना नहीं है, ये सिर्फ फालतू दिया हुआ है, इसका कोई मतलब नहीं है ज़्यादा कोई देने का। तो ये हो जाएगा हमारा, फिर से हम एक्स की जगह पुट कर लेंगे π/2 माइनस एक्स टू द पावर 2022 प्लस कॉस π/2 माइनस एक्स टू द पावर 2022, और इसको पूरा इंटीग्रेट करोगे ds के रेस्पेक्ट में। ठीक है, अब देखो ये टर्म क्या बन जाएगा, ये हो गया 0 से π/2। ठीक, साइन π/2 माइनस थीटा क्या होता है, ये होता है हमारा कॉस थीटा, तो ये बन जाएगा कॉस एक्स टू द पावर 2022। नीचे का टर्म हो जाएगा साइन π/2 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो ये बन जाएगा कॉस एक्स टू द पावर 2022 प्लस नीचे का टर्म हो जाएगा, ये कॉस बन जाएगा हमारा π/2 माइनस थीटा बन जाएगा साइन थीटा, तो हो जाएगा साइन एक्स टू द पावर 2022 इंटू डी एक्स। ठीक है, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। क्या करते हैं, ऐड करते हैं, है ना, यानी एडिंग 1 एंड दोनों की इक्वेशन को ऐड करना, तो आई आई दोनों साइड है, तो आई आई हो जाएगा 2y, और लेफ्ट साइड के टर्म को ऐड करना, तो टर्म क्या बन जाएगा आपके पास, जो टर्म आएगा वो हो जाएगा ना, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर क्या होगा, ऊपर का टर्म सिंपली ऐड हो जाएगा। तो ऊपर वाले में था साइन एक्स टू द पावर 2022, और इक्वेशन 2 में क्या है न्यूमरेटर, कॉस एक्स टू द पावर 2022। ठीक है, और नीचे का टर्म देखो, नीचे का टर्म भी वही है, नीचे का टर्म भी क्या है, सेम ही टर्म है, कॉस एक्स टू द पावर 2022 प्लस कॉस एक्स टू द पावर 2022। ठीक है, इंटू हो जाएगा डी एक्स, ये टर्म पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से 2y की वैल्यू है ना, 1 टाइम में कैंसिल होगा, जीरो मत कर लेना, तो ये 2i की वैल्यू हो जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स
ठीक है। लिमिट पुट करते जाना है 0 से π/2, ठीक है। ये भी लिमिट होगा 0 से π/2। तो यहाँ से 2i की वैल्यू हो जाएगी ds का इंटीग्रेशन x, लिमिट लगाएंगे कहाँ, 0 से π/2 तक। तो 2i की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से π/2, ठीक है। और i की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से π/4, है ना। वैल्यू कितनी आ जाएगी, π/4। ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। यानी क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। थोड़ा सा ना ये सिंपल क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आपको देख के आना चाहिए। यानी ये बड़ा स्पेशल फंक्शन होता है जिसका आंसर बड़ा सिंपल होता है ना, कि अपर लिमिट पर लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2 कर लेते हैं। सिंपल याद रखो कि अपर लिमिट था π/2, लोअर लिमिट था 0, तो दोनों को ऐड कर लो और डिवाइड बाई 2 कर लो। ये होता है हमारा इसका आंसर। आते क्वेश्चन में 2 में 12 में कह रहा है कि सो दैट तीन में पोजीशन वेक्टर गिवन है। कह रहा है कि शो करो कि ये राइट एंगल ट्रायंगल के पार्ट है ना। तो इसको करने का तरीका क्या है, तो इसको कभी करने का 2 तरीका होता है, आपको एक तरीका फॉलो कर लो। तो हमें ए बी और सी दिया है, यानी कोई ट्रायंगल बन रहा होगा, मतलब कुछ इस टाइप से कोई ट्रायंगल बन रहा होगा, ठीक है। अब कुछ इस टाइप का अगर ट्रायंगल बन रहा है तो मान लो अगर ये हो गया ए बी सी, ठीक। तो हम पहले क्या कर लेते हैं, पहले हम निकाल लेते हैं ए बी ना, वेक्टर ए बी कैलकुलेट कर लेते हैं। ए बी निकालने का तरीका होगा बी माइनस ए करना, है ना। क्या करना है, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। इस चीज को सॉल्व करोगे ना, बी माइनस ए, तो ये आ जाएगा हमारा माइनस आई, ऊपर सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा -2j, और ये हो जाएगा -6k। फिर निकाल लेते हैं हम बी सी। अगर बी सी निकालना है तो क्या करना है, वेक्टर सी माइनस वेक्टर बी, इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा हमारा 2i माइनस जे प्लस के, ठीक। और फिर निकाल लेते हैं वेक्टर सी ए, है ना। तो वेक्टर सी ए निकालने का तरीका होगा कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर सी, इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा -i प्लस 3j, और ऊपर देखो हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 5k, है ना। इसको सॉल्व कर लिया हमने। अब क्या करते हैं, हमें शो करना है कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल का पार्ट है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल का पार्ट है तो किन्हीं दो का स्क्वायर, है ना। मान लो कि यहाँ पर देखो तो ए बी का स्क्वायर, तो हम क्या करते हैं, हम तीनों का क्या निकालते हैं, मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। और हमें पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा क्या है कि ए बी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर होगा, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो, ठीक है। तो हम देखते हैं कौन किसके ऊपर आता है या नहीं आता है। तो यहाँ से क्या करते हैं, हम ए बी का निकाल लेते हैं मैग्नीट्यूड ना, ए बी का हम निकालते हैं मैग्नीट्यूड। ए बी का निकालोगे मैग्नीट्यूड तो ये आ जाएगा हमारा -1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 + 4 + 36। सॉल्व करोगे ये वैल्यू आ जाएगी √41। अब निकालते हैं बी सी, है ना। बी सी का निकाल लेते हैं मैग्नीट्यूड कितना है, तो बी सी का निकालोगे मैग्नीट्यूड, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं इसको तो ये वैल्यू हो जाएगी 4 + 1 + 1, वैल्यू आ जाएगी √6। लास्ट में हम कैलकुलेट कर लेते हैं सी ए, है ना। सी ए का निकाल लेते हैं मैग्नीट्यूड, तो इसका निकालोगे मैग्नीट्यूड तो ये क्या आ जाएगा हमारा -1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। और सॉल्व करते हैं तो जाएगा 1 + 9 + 25, ये आ जाएगा 235। तो यहाँ पर हमें क्लियरली एक चीज दिखाई दे रहा है ना, देखो यहाँ पर एक हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है क्या, कि देखो 35 + 6 कितना होता है 41। यानी हम क्या ऐसा कह सकते हैं क्या, कि ए बी का जो स्क्वायर है ना, वेक्टर ए बी का हमने जो निकाला मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करें तो ये वेक्टर बी सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है प्लस वेक्टर सी ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है। देखो ए बी कितना है हमारा, ये हमारा √41 का स्क्वायर कर लो इक्वल टू बी सी आया था √6 का स्क्वायर कर लो प्लस √35 का स्क्वायर कर लो ना। यहाँ से क्या आ जाएगा 41 = 6 + 35, है ना। दिस इम्प्लाई 41 = 41, यानी देयरफॉर इट इज ए ट्राइंगल ना। ये क्या है, इट इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल में ही पाइथागोरस थ्योरम वैलिड है, ठीक है। इस टाइप का आपको सॉल्व करना पड़ेगा, आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर।
अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में आता है, पूछता है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइन्स। देखो यहाँ पर जब भी कभी आपसे एंगल पूछा जाए ना, तो देखो किस चीज़ के बीच का हम एंगल निकालते हैं। आपको सेट 1 में मैंने कराया था, सेट 1 में भी मैंने इसका आंसर कराया था। तो हम किसके बीच का एंगल एक्चुअली हम फाइंड आउट करते हैं। तो एंगल हम फाइंड आउट करते हैं इन दोनों के बीच का, है ना, ये दोनों के बीच का एंगल ना। तो किसी भी एंगल, किसी भी लाइन को हम कहते हैं, आर का इक्वेशन होता है a1 प्लस लैम्डा b1, ठीक है। और दूसरा लाइन हो जाएगा हमारा r इक्वल टू a2 प्लस म्यू b2, ठीक है। तो एंगल क्या होता है, तो कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होता है, यानी एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है हमारा b1 डॉट b2, ठीक है, डिवाइड बाय b1 का निकाल लो मॉड इंटू b2 का निकाल लो मॉड, ठीक। अब यहाँ से लिख लो b1 कितना है, तो देखो b1 को, ये हमारा b1 है ऊपर, तो ये हो जाएगा हमारा 3i प्लस 2j प्लस 6k, ठीक है। इसका आप लेना डॉट प्रोडक्ट b2 के साथ। b2 कौन हो जाएगा हमारा सेकेंड टर्म, कौन है i प्लस 2j प्लस 2k, ठीक, डिवाइड बाय, इसका निकालो मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, और इसका निकालो मैग्नीट्यूड, ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा ऊपर, डॉट प्रोडक्ट निकालना आता है, डॉट प्रोडक्ट निकालना, तो हो जाएगा 2 3 हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 6 इंटू 2 हो जाएगा हमारा 12, ठीक है। नीचे टर्म सॉल्व करोगे तो नीचे का टर्म आ जाएगा हमारा 9 प्लस 4 प्लस 36, और यहाँ टर्म हो जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 4, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 19, और यहाँ टर्म बन जाएगा हमारा 49, और ये बन जाएगा इंटू √9, यानी वैल्यू हो जाएगी √19 19 अपॉन 7 इंटू 3। आंसर आ जाएगा आपका 19 अपॉन 21, है ना। यानी कॉस थीटा कितना होगा, कॉस थीटा की वैल्यू आएगी 19 अपॉन 31। यानी यहाँ से ये भी लिख सकते हो, हमसे एंगल पूछा है तो एंगल थीटा लिखेंगे, थीटा की वैल्यू हो जाएगी कॉस इनवर्स 19/21, ठीक है। ये होगा आपका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा यहाँ से कंप्लीट 30। बात समझ आ गई। इस टाइप से हम एंगल निकालते हैं, एंगल बिटवीन दो पेयर ऑफ लाइन्स के बीच अगर हमें एंगल निकालना होता है तो हम कुछ इस टाइप से एंगल निकालते हैं, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में, कह रहा है, कह रहा है कि इफ ई एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट पी इक्वल टू 0.6 एंड पी एफ इज इक्वल टू 0.3 एंड पी ई इंटरसेक्शन एफ अगर 0.2 है, देन फाइंड पी ई यूनियन एफ, है ना, पी ई यूनियन एफ। तो देखो पहला पार्ट करते हैं हम, तो फर्स्ट पार्ट में देखो कि पी ई यूनियन एफ क्या होता है। इसकी वैल्यू होती है पी ई, है ना, आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला, एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, पी ई प्लस पी एफ माइनस पी ई इंटरसेक्शन एफ। अब देखो सब वैल्यू दी है, पी दिया है 0.6, पी एफ दिया है 0.3, और पी इंटरसेक्शन दिया है 0.2, तो ये हो जाएगा 0.9 माइनस 0.2, आंसर हो जाएगा यहाँ से आपका 0.7, ठीक है। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट पूछा है हमसे कि बताओ पी ई बाई एफ, है ना, पी ई बाई एफ की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो ये हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, फॉर्मूला क्या था, पी ई बाई एफ को लिखते हैं पी ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाई होता है पी एफ, है ना। अब देखो सबकी वैल्यू गिवन है, पी ए इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू गिवन थी 0.2 और पी एफ की वैल्यू गिवन है 0.3, ठीक। पॉइंट से पॉइंट जाएगा, यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/3। ये हो गया आपका सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट देखते हैं, है ना। थर्ड पार्ट में हमसे पूछा गया है पी एफ बाई ई, है ना, पी एफ बाई ई पूछा गया। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है पी एफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाय हो जाता है हमारा पी ई। वैल्यू को रख लेते हैं यहाँ पर, पी ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू 0.2 है और पी ई की वैल्यू 0.6 है। पॉइंट से पॉइंट जाएगा, बच जाएगा 2/6, और इसको आप सॉल्व करो तो इसको आप लिख सकते हो 1/3। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, ठीक है, 1 2 एंड थर्ड पार्ट का। तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है यहाँ से सेट 2 का सेक्शन ए और सेक्शन बी, ठीक है।
तो बाकी अगर आपने सेक्शन ए सेट ए का वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर हमारी वीडियो देख सकते हो। सेक्शन सेट ए भी हमारा वीडियो अपलोड है और फुल डिटेल सॉल्यूशन के साथ। ठीक है? तो फिर आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, और बाकी भी फिजिक्स का वीडियो और मैथ का वीडियो, सारे वीडियो विथ डिटेल सॉल्यूशन और फुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन के साथ, है ना? और हिंदी मीडियम में भी आपको सॉल्यूशन मिल जाएँगे फिजिक्स में।